Hello guys and welcome back to my channel SIRF IAS। तो दोस्तों, लेक्सिकन फॉर एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रसन्ना आज आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, इसका पार्ट 3। आइए शुरू करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो दोस्तों, हमने लास्ट वाले लेक्चर में मिलिट्री एथिक्स तक चीज़ों को कंप्लीट कर लिया था। अब हम एथिकल स्टैंडर्ड से यहाँ पे शुरुआत करेंगे। आइए समझते हैं कि क्यों किसी एथिकल स्टैंडर्ड को पता लगाना, आइडेंटिफाई करना इतना मुश्किल होता है, इतना हार्ड होता है। दोस्तों, अब इसको थोड़ा और इजी बनाने के लिए मैं बता दूं कि जैसे मैंने आपसे सपोज कहा कि एक अच्छा काम करो। सपोज आपको मैं इसका मतलब एक अलग तरह से बताना चाहती हूँ कि आपसे मैंने कहा कि डू गुड वर्क, अच्छा काम करो, तो आप कहेंगे ओके मैम, अब आप अच्छा काम करने लगेंगे। लेकिन अगर ये बात मैं किसी 2 या 3 साल के बच्चे को बताती हूँ तो उसको इस अच्छे काम का मतलब ही नहीं पता होगा कि क्या होता है। वैसे ही जब हमने कहा कि एथिकल स्टैंडर्ड की बेसिस पे हमें काम करना है, ठीक है, प्रॉपर एथिक्स फॉलो करके काम करना है, तो क्या है वो ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे हमें काम करना है, तब हम एक एथिकल तरीके से काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब इस चीज़ को पता लगाने के लिए देखिए भाई कौन से स्टैंडर्ड्स होंगे जिस पे हम काम करेंगे तो सही होगा। तो व्हाई आइडेंटिफाइंग एथिकल स्टैंडर्ड इज हार्ड, इन स्टैंडर्ड्स का पता लगाना इतना मुश्किल क्यों होता है। देखिए, यहाँ पे मेनली 2 फंडामेंटल प्रॉब्लम है जो प्रॉब्लम सामने आती हैं एथिकल स्टैंडर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के टाइम। सबसे पहली तो ऑन व्हाट डू वी बेस आर एथिकल स्टैंडर्ड, ठीक है ना, किस बेस पे आप रखोगे, ठीक है, किस बेसिस पे आप मेन चीज ये एथिकल स्टैंडर्ड्स को रखोगे। और दूसरा कि हाउ डू दोज स्टैंडर्ड्स गेट अप्लाइड टू स्पेसिफिक सिचुएशन वी फेस, कि भाई वो एथिकल स्टैंडर्ड तो आपको पता है लेकिन आपको पर्टिकुलर कौन सी सिचुएशन में उन स्टैंडर्ड्स का यूज करना है। समझे? अब वैसे वही वाली बात है कि सपोज करिए कि आप बना रहे हैं हलवा और हलवे में पड़नी है चीनी, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप ऐसा नहीं करेंगे कि नमक अपनी जगह, देखिए सॉल्ट अपनी जगह एक बढ़िया चीज़ है और शुगर अपनी जगह बढ़िया चीज़ है, लेकिन हलवे में शुगर जाएगी और सब्जी में सॉल्ट जाएगा, इस चीज़ का पता लगाना सही है ना, ज़रूरी है ना। इसलिए एथिकल स्टैंडर्ड हमें पता है, लेकिन दूसरी दिक्कत ये क्या आती है, ये आती है कि किस सिचुएशन में उसको कैसे, कौन सी सिचुएशन में उस स्टैंडर्ड को अप्लाई करना है। दोनों बातें समझ गए कि किस बेसिस पे आप इस एथिकल स्टैंडर्ड को रखोगे और क्या बेस रहेगा और कहाँ पे आप इसको अप्लाई करोगे। अब देखिए, अगर हमारी एथिक्स फीलिंग्स पे ना बेस्ड हो, रिलीजन पे, लॉ पे ना बेस्ड हो, एक्सेप्टेड सोशल प्रैक्टिस पे या साइंस पे ना बेस्ड हो, तो किस पे बेस्ड होंगी भाई। हमने आपको पार्ट 1 में पूरा बताया था कि एथिक्स क्या क्या नहीं है। आई हैव टोल्ड यू ईच एंड एवरीथिंग, एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। तो अब बात आती है, अगर इन सब पे ही नहीं एथिक्स बेस्ड है तो किस पे बेस्ड है भाई। बहुत सारे फिलोसफर, बहुत सारे एथिस्ट ने हमें इस सवाल का जवाब देने में मदद करी है। इन्होंने कम से कम 5, ठीक है, 5 डिफरेंट सोर्सेस एथिकल स्टैंडर्ड के हमें यहाँ पे सजेस्ट करे हैं जिन्हें हमें यूज़ करना चाहिए। आइए उन मतलब 5 एथिकल स्टैंडर्ड के सोर्सेस का पता लगाते हैं। अब आपकी स्क्रीन पे सब कुछ आ गया है, गौर से समझिएगा, गौर से समझाने, मतलब अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगी। सेशन को, चैनल को सब्सक्राइब और सेशन को लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा, इससे बहुत मोटिवेशन आती है। प्लस एल्गोरिदम भी कहता है कि भाई अच्छा है, चीज़ों को आगे बढ़ाता है, और इससे मेरी भी मदद होगी तो मुझे मोटिवेशन बहुत आएगा आगे काम करने में। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यूटिलिटेरियन अप्रोच की, ठीक है ना। 5 सोर्सेज हैं एथिकल स्टैंडर्ड के, जिसमें सबसे पहला आता है यूटिलिटेरियन अप्रोच। तो बात क्या आती है कि कुछ एथिस्ट का ये कहना है कि जो एथिकल एक्शन है ये एक चीज है जो सबसे ज्यादा अच्छा, मतलब सबसे ज्यादा गुड प्रोवाइड करे एंड सबसे ज्यादा खराब करे। इसको इंग्लिश में समझाऊं तो एथिकल एक्शन इज वन दैट प्रोवाइड्स द मोस्ट गुड एंड डज द लीस्ट हार्म। समझ आई बात?
या फिर और टू पुट इट अनदर वे, प्रोड्यूसेस द ग्रेटेस्ट बैलेंस ऑफ गुड ओवर हार्म। तो अब समझो, ये जो यूटिलिटेरियन अप्रोच है, मतलब उसमें कुछ समझ लीजिए, एथिस्ट ये कहते हैं कि एथिकल एक्शन, एथिकल काम वो काम होता है जो मतलब अगर कोई काम आप कर रहे हो तो उसमें समझ लो, इसको एक ऐसे समझो, एक मिनट, ठीक है। अब जैसे समझ लीजिए ये एक आप काम कर रहे हो, इस काम में मोस्टली गुड हो, मोस्टली गुड हो, अच्छा काम कर रहे हो, और उस काम को करने से ज्यादातर अच्छाई हो और बहुत ही कम नुकसान हो, बहुत ही कम बुराई हो, ठीक है। या तो ऐसी चीज हो, या तो फिर एक ऐसा बैलेंस हो गुड ओवर हार्म का, ठीक है ना, कि गुड आपका थोड़ा ज्यादा ही हो, नुकसान थोड़ा कम ही हो, समझे। अब एथिकल एक्शन के अंदर आते हैं आपके एथिकल एक्शन, एथिकल कॉर्पोरेट एक्शन इज देन द वन दैट प्रोड्यूसेस द ग्रेटेस्ट गुड एंड डज द लीस्ट हार्म। समझ गए, उन सारे कस्टमर्स के लिए जो उससे अफेक्टेड होते हैं, एज आई हैव टोल्ड यू। अब किसी के लिए मान लो आप कर रहे हो, चाहे वो कस्टमर के लिए कर रहे हो, एम्प्लॉयज के लिए कर रहे हो, शेयर होल्डर्स के लिए कर रहे हो, समाज के लिए कर रहे हो, एक कम्युनिटी के लिए कर रहे हो, एनवायरमेंट के लिए कर रहे हो, तो उससे आपके करे गए काम से ज्यादातर अच्छा हो और बहुत ही कम बुरा हो। क्लियर हो गई इतनी बात। एथिकल वॉरफेयर बैलेंस करता है गुड को, जो कि आपका टेररिज्म को खत्म करने में मदद करे, विद द हार्म डन टू ऑल पार्टीज थ्रू डेथ, इंजरीज एंड डिस्ट्रक्शन। अब ऐसे समझो, इसको बहुत ही आसान तरह से समझाने का और प्रयास करती हूँ ताकि आपको ना बिल्कुल ही क्लियर हो जाए ये यूटिलिटेरियन अप्रोच, इसलिए मैं आपको और अच्छे से बताती हूँ। देखो, सपोज करो कि यहाँ पे खूब सारे टेररिस्ट रहते थे, बहुत सारे टेररिस्ट रहते थे। अब क्या हुआ कि भाई इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन चलाया जिससे इन सारे टेररिस्ट को मार दिया गया। अब इस ऑपरेशन में हो सकता है कि कोई थोड़े बहुत नुकसान आसपास का हो गया हो, कुछ हो सकता है कि मुठभेड़ में कुछ ऐसे लोग हों, या मतलब नहीं हो, कुछ उनको हार्म हो गया हो, चोट लग गई हो, या एक आध डेथ हो गई हो, लेकिन उससे भलाई कितनी हो रही है, उससे भलाई फ्यूचर के लिए बहुत हो रही है, लेकिन हार्म कितना हुआ, थोड़ा सा हुआ। समझ रहे इस बात को, क्या मैं कहना चाहती हूँ, ठीक है। अब ये जो यूटिलिटेरियन अप्रोच है वो कॉन्सिक्वेंसेस से डील करती है, ये कोशिश करती है कि ये अच्छाई को बढ़ाए और हार्म को, है ना, गुड को बढ़ाए और हार्म को कम करे। आई होप आप समझ गए होंगे इस यूटिलिटेरियन अप्रोच को। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट बात करते हैं द राइट्स अप्रोच के बारे में। अब बात क्या है कि दूसरे फिलोसफर्स हो गए, एथिस्ट हो गए, वो ये सजेस्ट करते हैं कि एथिकल काम वो है जो अच्छी तरह से बेस्ट प्रोटेक्ट करे और रिस्पेक्ट करे किसको, मॉरल राइट्स को ऑफ दोज अफेक्टेड। समझो बात को, ये क्या कहता है फिर समझो, इसके नाम में ही राइट्स आता है, ठीक है। अब यहाँ समझिए कि एक मनुष्य के एक हक है, कुछ उनके पास राइट्स हैं। तो दूसरे फिलोसफर्स और एथिस्ट का ये भी कहना है कि एथिकल काम वो काम है जो आपके मॉरल राइट्स को, जो अफेक्ट हो रहे हैं, जो बंदे अफेक्ट हो रहे हैं, उनके मॉरल राइट्स को प्रोटेक्ट करे, अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करे। और ये अप्रोच स्टार्ट होती है इस बिलीफ से कि ह्यूमंस के पास खुद की एक डिग्निटी है, बेस्ड ऑन देयर ह्यूमन नेचर पर से, और ऑन एबिलिटी टू चूज फ्रीली व्हाट दे डू विद देयर लाइफ्स। अब आप हैं, सपोज करिए आप चाहते हैं कि इज्जत से रहना, आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में जो भी चाहें, जो भी पाना चाहें उन्हें पालें, ठीक है, और जो कर्म करना चाहें वो कर्म करें, ठीक है। अपने कर्मों के साथ आप किसी का जबरदस्ती नहीं चाहते, और आप चाहते हैं जो भी आप कर रहे हैं वो आप एक इज्जत से करें, आपको कोई दबाया ना चाहे। सपोज करिए कि आप कहीं काम करते हैं, सपोज, ठीक है, और आप कैसा भी काम करते हैं, आप उसे मेहनत से करते हैं, आपको अच्छा लगता है वो काम करना, तो सामने वाला आपको उससे नीच ना दिखाए, नीचा ना दिखाए, ठीक है ना। तो ऐसा ही कहते हैं कि भाई जो भी इफेक्ट हो रहा है तुम्हारे एथिकल एक्शन से, जो भी आप कर्म कर रहे हो उससे, आप जो है काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उससे मॉरल राइट्स जो अफेक्ट हो रहा है पर्सन, उसके यहाँ पे बेस्ट प्रोटेक्ट रहें। और इससे डिटेल से समझाती हूँ ताकि बिल्कुल आपको क्लियर हो जाए। तो ऐसी जो डिग्निटी है मनुष्य की, उसके बेसिस पे इनके पास राइट होता है कि इनको ट्रीट करा जाए एज एंड एंड नॉट मेरली एज अ मीन्स ऑफ अनदर एंड। एक बहुत अच्छी, इससे मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। देखो, पता है ये वाली बात है कि जैसे ये एक लड़का है, ये एक लड़की है, ठीक है। अब लड़का है और लड़की है।
अब मान लो कि इस लड़की को घर चाहिए। अब मैं देखो सिंपल सी बात है, मैं इसको ना घुमा के आप लोगों की सोच से बिल्कुल मैच करता रहे इसलिए समझाने की कोशिश करती हूँ। ये समझ लो घर है, ठीक है। अब घर है, बढ़िया गाड़ी है, बंगला है। तो इस लड़की ने मान लो सोचा कि यार इसके पास तो बहुत पैसा है, शादी के बाद तो मेरे मजे मजे हो जाएंगे। हाँ, तो यहाँ पे ये लड़की अगर इस लड़के को ये सब पाने के लिए एज अ मीन्स यूज कर रही है तो गलत है ना। देखो अब इसको ऐसे मत लेना कि अरे लड़की क्यों कह दिया, लड़का को कह दिया, इसको वैसा वैसा भी समझ सकते हो। मान लो लड़का गरीब है, लड़की अमीर है, कुछ भी समझ सकते हो। ये मत सोचना ओहो मैम ये क्या बात कर दिया, आप तो लड़कियों को ऐसे कह रही, ऐसा कुछ नहीं है। एक बात एग्जाम्पल दे रही हूँ नॉर्मल सा। तो इसने मान लो अब ये सब पाने के लिए अगर ये इसको एज अ सोर्स यूज कर रही है तो गलत है। लेकिन इफ शी इज लविंग हिम, ओनली हिम, ओनली हिम, ओनली हिम, एंड शी वांट टू लिव विद हिम, और ये सब उसको कॉम्प्लीमेंट्री मिल गया तो एक अच्छी चीज है। तो शी इज ट्रीटिंग हिम एज अ एंड, नॉट एज अ मीन्स। समझ रहे हो इस बात को, है ना। तो ऐसे ही ऐसा एथिकल एक्शन जिसमें मनुष्य की डिग्निटी पूरी रहे, उन्हें एज अ एंड यूज करा जाए, ना कि सिर्फ एक जरिया, सिर्फ एक मीन्स अपने एंड को पाने का। समझ गए? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए द लिस्ट मॉरल राइट्स के इसमें आता है राइट्स टू मेक वंस ओन चॉइस अबाउट व्हाट काइंड ऑफ लाइफ टू लीड। इसमें क्या आता है, एक इंसान की राइट कि उसे क्या पाना है, उसे अपनी जिंदगी में क्या चाहिए, ठीक है, और कैसे उसे पाना है, उसकी ये खुद की इच्छा है, ठीक है। टू बी टोल्ड द ट्रूथ, उसको सब कुछ सच पता हो, एंड उसे हार्म ना किया जाए, टू द डिग्री ऑफ प्रिवेसी, ठीक है। अब सीधे कि उसकी भी कुछ प्राइवेट चीजें हैं वो भी उसके पास है। तो ये वाइडली एक डिबेटेबल टॉपिक है, और कुछ लोगों का ये भी अब आर्ग्यू करना है कि नॉन ह्यूमंस के पास भी तो राइट्स होते हैं। ऑल्सो ये भी कहा जाता है कि राइट्स के साथ आपके पास ड्यूटीज भी आती हैं। अगर आपको कुछ प्रिविलेज मिल रही हैं, कुछ हक हैं आपके, तो आपके कुछ कर्तव्य भी हैं। पर्टिकुलर ये कर्तव्य आपका है कि आप दूसरों के राइट्स की भी रिस्पेक्ट करो। एक बहुत अच्छी बात कही गई है, अब मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाई थी ये बात, कि जैसा तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ व्यवहार हो, वैसा ही व्यवहार तुम दूसरों के साथ करो। बताओ ये कहाँ से निकाला गया है? जैसा आप चाहते हो कि आपके साथ व्यवहार हो, वैसा ही आप दूसरों के साथ भी व्यवहार करो। तो इस चीज का बहुत बड़ी बात है। वैसे ही कहते हैं कि भाई अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी हर चीज को इज्जत दी जाए, तो तुम्हें भी दूसरों के हकों को, दूसरों को इतनी ही इज्जत देनी चाहिए। अब यहाँ पे राइट्स अप्रोच के बारे में समझ गए बहुत डिटेल से। आइए तीसरी बात समझते हैं, द फेयरनेस और जस्टिस अप्रोच। क्या है ये फेयरनेस और जस्टिस अप्रोच, आपको समझाते हो। देखिए एरिस्टोटल और दूसरे ग्रीक फिलोसफर्स ने भी इस आइडिया में काफी कंट्रीब्यूट करा कि जो सारे ही इक्वल्स हैं उनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। सभी को, सभी समान लोगों को समानता से ही ट्रीट करना चाहिए। आज के टाइम पे हम इस आइडिया का यूज करते हैं कहने के लिए एथिकल एक्शंस, ऐसे एक्शंस जो सारे मनुष्यों को, सारे ह्यूमन बींग्स को इक्वली ट्रीट करें, या अगर अनइक्वली, असमानता से ट्रीट कर भी रहे हैं तब भी फेयरली बेस्ड हो वो कुछ स्टैंडर्ड्स पे, दैट इज डिफेंसिबल। अब इस चीज का एक बहुत अच्छा मैं आपको बताती हूँ। देखिए सपोज करिए कि सभी मनुष्य को एक जैसा डील किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको नेगेटिव साइड नहीं पॉजिटिव साइड की तरफ दर्शाना चाहती हूँ चीज़ों को, कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, देख नहीं सकता, ठीक है ना, स्पेशली एबल्ड व्यक्ति है कोई, तो अगर उसको थोड़ा और प्रिविलेज दी जा रही है औरों के कंपैरिजन में, तो एक ये अच्छी बात है क्योंकि वो और चीज़ों को नहीं कर सकता, तो ये चीज़ डिफेंसिबल है। अन्यथा सभी लोगों को समान डील करें, ये नहीं कि अमीर है तो इसको अलग, ये गरीब है तो इसको अलग, इस तरीके से। तो इसे फेयरनेस और जस्टिस अप्रोच बोलेंगे। तो हम लोगों को यहाँ पे ज़्यादा पे करें उनके, अगर वो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं या ज़्यादा काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उनको उतना उस हिसाब से पैसा मिले, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि काम उनसे ज़्यादा कराया जा रहा है लेकिन मेहनत के उनको पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। अब देखिए लेकिन यहाँ पे एक डिबेट आती है कि कंपनी का जो सीईओ की सैलरीज होती हैं वो तो 100 गुना ज़्यादा होती हैं और लोगों के कंपैरिजन में, बल्कि काम तो बेचारे सबसे नीचे वाले करते हैं, ठीक है ना। तो क्या रिजल्ट है कि इम्बैलेंस ऑफ पावर, और इसलिए ये अनफेयर बात है। तो इस बारे में तो काफ़ी डिबेट्स होती हैं, लेकिन फिलहाल फेयरनेस या जस्टिस अप्रोच क्या होती है वो मैंने आपको बताने का प्रयास करा। आपको आई होप अच्छा लग गया होगा। जो नहीं लाइक कर रहे हैं वो अभी लाइक कर दें, जिन्होंने लाइक कर दिया आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग सब्सक्राइब कर ले चैनल को। आइए चौथी बात
बात करते हैं, चौथा स्टैंडर्ड जो कहता है सोर्सेज जो है वो है कॉमन गुड अप्रोच। ठीक है, कॉमन गुड अप्रोच, आइए समझते हैं क्या है। देखिए ग्रीक के फिलोसफर्स मतलब ग्रीक फिलोसफर्स जो है, इन्होंने इस नोशन ऑफ लाइफ में काफी कंट्रीब्यूट करा है समाज की, कम्युनिटी के। इज अ गुड इन इटसेल्फ, ये खुद में एक अच्छी बात है। एंड हमारे जो कर्म है, हमारे एक्शंस हैं, वो कंट्रीब्यूट करें टू दैट लाइफ। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, यहाँ समझिए। ग्रीक फिलोसफर आल्सो कंट्रीब्यूटेड द नोशन, इन्होंने एक बात और बोली है ना, इन्होंने क्या करा है, इन्होंने एक बात बोली है, थोड़ा समझिएगा, फिर से समझाने का प्रयास करती हूँ। इनका ये कहना है कि भाई जो जीवन है समाज का, कम्युनिटी का, ये इज अ गुड इन इटसेल्फ, ये खुद में अच्छा है। और हमारे जो करे गए कर्म हैं, हमारे जो करे गए एक्शंस हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, टू दैट लाइफ। ठीक है, अब जिंदगी जो चल रही है उसमें क्या है, हम जो और अपना कुछ कर्म करते हैं, उससे हम अपने समाज में, अपनी कम्युनिटी में और कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, समाज को और अच्छा बनाते हैं। तो ये जो अप्रोच है ये कहती है कि आपस में जो सारे रिश्ते हैं, ये सारे रिलेशनशिप हैं सोसाइटी के, ये इंटरलॉक हैं। एंड ये बेसिस है एथिकल रीजनिंग का, दैट रिस्पेक्ट एंड कंपैशन फॉर ऑल अदर्स, खासकर ऐसे लोगों के लिए जो रिस्की हैं, जो वल्नरेबल हैं। और ये सब ज़रूरतें हैं ऐसी रीजनिंग की। अब आप जिस सोसाइटी में रहते हो, आप जिस कम्युनिटी में रहते हो, आपकी वो कम्युनिटी चल रही है, लेकिन आपके द्वारा किए गए कर्म उस कम्युनिटी में और एनरिच करते हैं। अगर आप खराब कर्म करोगे तो वो चीज़ें खराब होती चली जाएंगी। ठीक है, और आपके द्वारा करी गई चीज़ों से ही उस समाज के अंदर जो डिप्राइव लोग हैं, जो वल्नरेबल लोग हैं, उनको फ़ायदा या नुकसान उस हिसाब से होता है। तो ये अप्रोच कहती है कि भाई आपको ज़रूरत है कि आप अब ध्यान दें, आपके अटेंशन की ज़रूरत है टू द कॉमन कंडीशन दैट आर इम्पोर्टेंट टू द वेलफेयर ऑफ एवरीवन। ठीक है, वो आम चीज़ें, वो कॉमन चीज़ें ऐसी जो हमें यहाँ पे मदद करें, ताकि सबका, समाज के अंदर सबका भला हो सके। ठीक है, अब ये एक सिस्टम ऑफ लॉज हो सकता है, इफेक्टिव पुलिस हो, एक अच्छी, मतलब एक अच्छा लॉ हो, पहली चीज़ तो सोसाइटी में एक सही पुलिस हो। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि सब सो रही हैं बैठ के, या एक अच्छा फायर डिपार्टमेंट हो जहाँ पे भाई कहीं को नुकसान हो, आग लगे तुरंत हो। एक अच्छा हेल्थ केयर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कोई बीमार है तो वहाँ पहुँच जाए। एक अच्छा एजुकेशनल सिस्टम हो, इवन एक पब्लिक रिक्रिएशनल एरियाज वगैरह भी हों, तो इससे ही कुछ अच्छा हो सकता है। और आखिरी में हम द वर्च्यू अप्रोच के बारे में आपको बताना चाहते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही पुरानी अप्रोच है ये एथिक्स के अंदर, जो कि ये कि एथिकल एक्शन ये कंसिस्टेंट होने चाहिए, लगातार होने चाहिए, कुछ आइडियाज, कुछ आइडियल वर्च्यूज के साथ में। अब उनकी कुछ चीज़ें हैं जो पूरी तरह से हमारे ह्यूमैनिटी को, हमारी इंसानियत को ये डेवलप करती हैं, फुल डेवलपमेंट करने में मदद करती हैं। अब यहाँ पे समझिए, ये जो वर्च्यूज हैं, ये ऐसे कुछ आपके हैबिट्स हैं जो हमें इनेबल करती हैं कि हम ऐसा काम करें कि जिससे हमारे चरित्र का, हमारे कैरेक्टर का हाईएस्ट पोटेंशियल यूज हो ऑन बिहाफ ऑफ वैल्यूज लाइक ट्रूथ एंड ब्यूटी। एक बहुत खूबसूरत बात है, आप समझिएगा कि जैसे अगर आप सच्चे व्यक्ति हैं, खूबसूरत हैं, आप ईमानदार हैं, है ना, आपकी ऑनेस्टी बहुत है, करेज है, आप कंपैशनेट हैं, दूसरों को समझते हैं, बहुत जेनरस हैं, हाँ, और टॉलरेंस है, आप बात बात में भड़कते नहीं हैं, आपको अपनी चीज़ें ही नहीं अच्छी लगती, आपको दूसरे वाले को भी समझना आता है, उसके साथ रहना आता है, आप बहुत ही लवेबल हैं, आप जो है सबके साथ भाईचारा बना के चलते हैं, आप फेयर डील करते हैं, आप ऊपर, ये किसी को ऊपर किसी का नीचे नहीं समझते, आप सेल्फ कंट्रोल आपके अंदर बहुत है। तो ये सब चीज़ें एग्जाम्पल्स हैं इन वर्च्यूज़ की, और ये इतनी खूबसूरत बातें आप खुद भी सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है तो उसके चरित्र से वो समाज के अंदर, समाज को बहुत अच्छा ऊपर बनाता है। तो वर्च्यू एथिक्स कहता है कि अगर कोई भी करा गया कर्म जो आपका होगा, ठीक है, आस्क ऑफ एनी एक्शन व्हाट काइंड ऑफ पर्सन विल आई बिकम इफ आई डू दिस। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो आप खुद से एक बार सवाल करो कि मैं ऐसा काम करूंगा तो मैं किस तरह का व्यक्ति बन जाऊंगा। क्या ये कार्य जो अगर मैं लगातार करता रहा तो इससे मेरे लिए, ये मेरे हित में है क्या, या मेरी ज़िंदगी के लिए अच्छा है क्या। तो ये चीज़ें जो है इसके अंदर आती हैं, और बहुत अच्छी बात है। ये बात मुझसे बहुत पहले किसी ने कही थी, जब आई वॉज इन स्कूल, तो मेरी फ्रेंड ने एक बार मुझसे बोला कि जब भी तुम्हें अपनी ज़िंदगी में ये लगे ना कि यार कुछ हम भटकना चाहते हैं या बिगड़ना चाहते हैं, तो हमेशा सोचना कि जो हम ये भटक रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, कि हमें
कि क्या मेरे लिए अच्छा होगा, क्या इससे जो है मेरे लिए कुछ खराबी होगी, अच्छाई होगी। हमने सोच लिया क्या किसी को मारना है, तो उसको मारने के बारे में सोचेंगे तो क्या फ्यूचर में क्या होगा मेरे साथ क्या मैं आराम से जी पाऊंगी? नहीं, मेरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तो जब भी ये सोचोगे आप, तो हमेशा एक अच्छी चीज़ों की तरफ ही बढ़ोगे। आई होप आपको ये थोड़ा मैंने लंबा वक्त लिया, लेकिन आपको आई होप समझ में आया होगा ये सारी ही सोर्सेस के बारे में, एथिकल स्टैंडर्ड क्या। ये आगे बढ़ते हैं और अब बताते हैं पुटिंग द अप्रोचेस टुगेदर। अप्रोचेस समझ गए आप, ये पांचों सोर्सेस सबको समझ गए। अब इनको एक साथ रखने की बात करें तो हर एक अप्रोच जो हमारे पास है हमें मदद करती है इस बात का पता लगाने में कि भाई देखो, एक सेकेंड यहाँ पे आ गया ना, ठीक है चलो आओ। हाँ, तो इस बात का पता लगाने में हमें मदद करती है कि एथिकल स्टैंडर्ड बिहेवियर के कैन बी कंसिडर्ड एथिकल। ठीक है, ईच ऑफ द अप्रोचेस हेल्प अस डिटरमाइन कि कौन से स्टैंडर्ड्स हमारे बिहेवियर के आप इन्हें एथिकल मानोगे। यहाँ पे अभी भी प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व होना बाकी है। हालांकि पहली प्रॉब्लम जो हमने आपको दो प्रॉब्लम फंडामेंटल शुरुआत में बताई थी, तो पहली प्रॉब्लम इस जो है इज दैट वी मे नॉट अग्री ऑन द कंटेंट ऑफ सम दीज स्पेसिफिक अप्रोचेस। अब ऐसा नहीं है कि हम, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इन सारी अप्रोचेस पे कुछ चीज़ों पे अग्री नहीं करेंगे, है ना। मतलब सेम सेट ऑफ ह्यूमन राइट्स या सिविल राइट्स के बारे में हम नहीं समझना पसंद करेंगे। हम, हो सकता है कि हम इस चीज़ को, जो जिस चीज़ को आप अच्छा मान रहे हो उस चीज़ को हो सकता है कि सामने वाला अच्छा ना माने। ठीक है, हो सकता है कि गुड और हार्म, क्या सही है और क्या नुकसान पहुंचाने लायक, ये बात सब लोग ना माने। ठीक है, तो एक दिक्कत तो ये आती है, और दूसरी दिक्कत ये आती है कि अलग अलग अप्रोचेस हो सकता है कि इस सवाल का जवाब ना दें कि क्या चीज़ एथिकल है। सेम तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो nonetheless ईच अप्रोच गिव अस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हर एक अप्रोच एक सही जानकारी देती है जो हमें बताता है कि किस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस में क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ सही है। एंड ज़्यादातर चीज़ें अगर हम देखें, और किस अप्रोच में, किस टाइम पे, किस सिचुएशन में क्या चीज़ नहीं सही है। तो अलग अलग अप्रोचेस हमें सेम तरह का आंसर्स वगैरह बताती हैं। तो ये तो हमने यहाँ पे जो है बात आपको बताई कि कैसे क्या अप्रोचेस हैं। तो हमने बताया डिफरेंट अप्रोचेस लीड टू सिमिलर आंसर्स। आइए अब थोड़ा सा मेकिंग डिसीजंस को समझते हैं। अब मेकिंग डिसीजंस क्या टॉपिक मैम आपने निकाल लिया। देखिए दोस्तों, एक अच्छा एथिकल डिसीजन अगर आपको लेना है तो आपको सही से एक प्रॉपर ट्रेंड सेंसिटिविटी की जरूरत है एथिकल इश्यूज की। हाँ, अब आपको पता है ना कि एन अ प्रैक्टिस मेथड फॉर एक्सप्लोरिंग द एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अ डिसीजन एंड वेटिंग द कंसिडरेशन दैट शुड इम्पैक्ट अ चॉइस ऑफ अर कोर्स ऑफ एक्शन। सही बात है। देखो, आपको अगर एक अच्छा एथिकल डिसीजन लेना है, तो मैंने आपको चैप्टर 1 में जब केस स्टडी पढ़ा रही थी, मैं चैप्टर 2 में 1 में, तो आपको मैंने तब भी बताया था कि आपको पहली चीज तो एथिकल इश्यूज क्या अराइज हो रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। आपकी क्या चॉइस है, आपको क्या, उस चॉइस से क्या आप एक्शन लोगे उसको आपको पता होना चाहिए, और उसके क्या निकलेंगे जो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा वो आपको प्रॉपर से पता चलना चाहिए। ठीक है, तो हैविंग अ मेथड फॉर एथिकल डिसीजन मेकिंग इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। भाई, एक आपका ऐसा तरीका कि आपको एक एथिकल डिसीजन मेकिंग करनी है, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप किस मेथड से कर रहे हो, अब ऐसा नहीं, आप कौन सी अप्रोच लेके चल रहे हो, किस तरीके का यूज़ कर रहे हो जिससे आप एथिकल डिसीजन ले रहे हो। तो अब जब इन चीज़ों को आप लगातार करते रहोगे, तो ये जो तरीका आपने यूज़ करा है, ये आप, वही एक चीज़ है, एक चीज़ आप जब रोज़ 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 करते हो ना, तो वो आपसे काफ़ी फेमिलियर हो जाती हैं चीज़ें। तो ये तरीका आपको इतना फेमिलियर हो जाएगा दैट वी वर्क थ्रू इट ऑटोमेटिकली विदाउट कंसल्टिंग अ स्पेसिफिक स्टेप। ये तो वही वाली बात है, जैसे समझिए, होता क्या है कि आपको पहली बार में चीज़ों को समझाना पड़ता है कि अच्छा, पहले कार आप चला रहे हैं, सपोज करिए, इसको मैं एग्जांपल आपको कार से समझाती हूँ कि आपने कार चलाना सीखा, तो बंदा बताएगा कि ये देखो भैया, पहले क्लच पे पैर रखो, उसके बाद ये ब्रेक पे रखे रहना, फिर धीमे धीमे क्लच से पैर उठाना, गाड़ी धीमे धीमे आगे बढ़ने लगे तो एक्सीलेटर पे पैर रखने लगना, ब्रेक से पैर उठाना, और उसके बाद तेज़ गाड़ी चलने लगेगी तो ब्रेक और एक्सीलेटर पे रखे रहना। तो इस तरह से आपको पहले तो सोच सोच के करना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड किस तरह से स्टेप लेने हैं। लेकिन आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब आपको गाड़ी चलानी रेगुलर आ जाएगी, तो अपने आप आपके पैर चलेंगे, आपको कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है ना। तो ये सेम चीज है कि जिन तरीकों का आप यूज करोगे भाई, जिन मेथड्स का आप यूज करोगे, वो आपकी शुरुआत में तो आपको हो सकता है कि चीजें दिक्कत दे, लेकिन बाद में आपको लगातार यूज करते 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 आप ऑटोमेटिकली आपके चीजों में वो अपने आप दिखने लगेंगे। ठीक है, तो ये काफी मॉरल नॉवल
और डिफिकल्ट एथिकल चॉइस, अगर मानिए ऐसा मुश्किल में आप हैं कि क्या करें क्या ना करें, तो हमें डिसीजंस पे और ज़्यादा निर्भर करना पड़ेगा, डायलॉग्स पे करना पड़ेगा दूसरों के साथ में, कि भाई आप अकेले नहीं कर पा रहे हो तो आप दूसरों के साथ बात करो, डिस्कस करो चीज़ों को, उनका क्या कहना है वो सुनो, और सिर्फ सोच समझ के प्रॉब्लम को अच्छे से जान के, दूसरों का पर्सपेक्टिव जान के, सब सिचुएशन को समझ के ही आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो। हाँ, तो आइए कुछ चीज़ों के आपके बारे में बताना चाहती हूँ जो काफ़ी सही तरीके हैं अगर आपको ऐसी गफलत से, एथिकल डिलेमास से निकलना है और आपको एथिकल कोर्स ऑफ एक्शन प्रॉपर तरीके से अच्छे डिसीजंस को लेना है। आइए एक्सप्लेन करती हूँ आपको दोस्तों। सबसे पहले बात आती है कि सबसे पहले आप एथिकल इशू का पता लगाओ, रिकॉग्नाइज करो एथिकल इशू को। देखिए, इसका मतलब कि क्या ये डिसीजन या सिचुएशन ये किसी और को नुकसान पहुंचा सकती है या किसी ग्रुप को नुकसान पहुंचा सकती है। क्या ये जो मैं डिसीजन ले रहा हूं इसमें हमारे सामने अच्छाई और बुराई के बीच में चॉइस है कि सही होगा या गलत होगा, या फिर दो अच्छाई है और दो बुराई है ना, तो कुछ ना कुछ बीच में गफलत है। क्या ये सिचुएशन इज मोर देन व्हाट इज लीगल एंड व्हाट इज मोर एफिशिएंट, कि क्या चीज सही है, बिल्कुल लीगल है तरीका, और या एफिशिएंट तरीका है, या अगर है तो किस तरह से है। तो इस तरीके को आपको पहले एथिकल इशू को रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। उसके बाद आपको फैक्ट्स देखने हैं कि भाई हमारे पास इस पूरे केस में क्या फैक्ट्स अवेलेबल हैं, कौन से फैक्ट्स जो हैं वो हमें नहीं पता, क्या मैं और ज़्यादा सिचुएशन को लेके समझ सकता हूँ, क्या हमारे पास इतना पूरा डेटा आ गया है जो अब मैं डिसीजन ले लूँ। मतलब अब ऐसा क्या होता है, जज साहब क्या करते हैं, जज साहब एक तरफ की बात नहीं सुनते हैं, दोनों पक्षों की पूरी बात सुनते हैं, समझते हैं गौर से और तब डिसीजन लेते हैं ना। ऐसे तो नहीं इन्होंने कह दिया हमने मान लिया, ऐसा तो नहीं होता। इसलिए हमें जरूरत है कि क्या इतना कुछ है कि मैं डिसीजन ले सकूं। उसके बाद व्हाट इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स हैव एन इम्पोर्टेंट स्टेक इन द आउटकम, कौन से ऐसे लोग हैं जिनका इसके अंदर इसे स्टेक का मतलब समझ रहे हो आप कि किससे किससे किस किस लोगों को इस हमारे चीज़ों से अफेक्ट पड़ेगा। सपोज करो कि आपने कंपनी की सैलरी बढ़ा दी, एक एग्जांपल दे रही हूँ, कंपनी में आपका सैलरी का इशू है। अब सैलरी के इशू में आपने सोचा किसको किसको इफेक्ट पड़ेगा, हमारे एम्प्लॉयज़ को पड़ेगा, हमारे यहाँ जो भी जॉब वॉब करते हैं उन लोगों को पड़ेगा, है ना, जहाँ ऊपर के डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको पड़ेगा। तो सैलरी से जिसको जिसको पड़ेगा तो आपको उन सबको समझना है कि उन सबकी क्या दिक्कतें हैं, समझ रहे हैं। वैसे स्टेक, स्टेक का मतलब यही है किसका किसका इसमें जो है वो मतलब समझ लो इन्वॉल्व है, किससे किससे इनको अफेक्ट पड़ेगा। तो कौन से ऐसे इंडिविजुअल्स हैं या ग्रुप्स हैं जिनका इंपॉर्टेंट स्टेक है आउटकम में, और कुछ कंसर्न्स और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है तो कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर एक्टिंग, क्या ऑप्शंस हैं काम करने के, क्या सारे ही जो इंपॉर्टेंट लोग हैं ग्रुप्स हैं उन सबसे बात कर ली गई, कंसल्ट कर लिया गया, क्या मैंने एक जो भी ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हैं, क्रिएटिव ऑप्शंस जो भी अवेलेबल हैं, क्या मैंने उनका पता लगा लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। तो आपको फैक्ट्स का पहले यहाँ पे पूरे इंतजाम कर लीजिए। फिर आई बात इवैल्यूएट द ऑल्टरनेटिव एक्शंस, इवैल्यूएट ऑल्टरनेटिव एक्शंस। अब इसमें भी और चीजें हैं, एक तो हो गया काम, अब आप पता लगाइए कि और हमारे पास और क्या क्या ऑल्टरनेट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, और क्या क्या, ये नहीं है तो ये है, ये नहीं है तो ये है, तो सारे आप ऑल्टरनेटिव एक्शंस का पता लगाइए। सबसे पहले इवैल्यूएट द ऑप्शंस बाय आस्किंग फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। आप ऑप्शंस को इवैल्यूएट करिए कुछ सवालों को पूछ के, जैसे कि पहला सवाल ये कि कौन सा ऑप्शन ऐसा रहेगा जिससे सबसे ज्यादा अच्छा हो और कब सबसे कम हार्म हो। याद आया कौन सी अप्रोच लग रही है, यूटिलिटेरियन अप्रोच। दूसरा पूछिए कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट है राइट्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जो सारे ही लोगों के राइट्स का सम्मान करता है और उन सभी लोगों का जिनका स्टेक है, जो स्टेक होल्डर्स है, उन सभी के राइट्स का सम्मान करे। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है, मतलब राइट्स अप्रोच। तीसरा कौन सा ऑपरेशन कौन सा जो ऑप्शन है वो लोगों को इक्वली समान प्रोपोर्शनली जो है ट्रीट करता है, मतलब जस्टिस अप्रोच। चौथा आप देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है जो कम्युनिटी को एज अ होल डील करता है, नॉट जस्ट सम मेंबर्स, कुछ ही लोगों को नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी को एज अ होल डील करता है, मतलब कॉमन गुड्स अप्रोच। और लास्ट में कि विच ऑप्शन लीड्स मी टू एक्ट अ सॉर्ट ऑफ पर्सन आई वांट टू बी, कौन सा ऐसा ऑप्शन ये भी अवेलेबल है जिससे मैं जो व्यक्ति
व्यक्ति बनना चाहता हूँ उस व्यक्ति की तरफ, उस व्यक्तित्व की तरफ मुझे लेके जाएगा। ठीक है, तो आपको सारे ऑप्शंस का पता लगाना है। अब यहाँ बात आती है दूसरी पर कि मेक डिसीजन एंड टेस्ट इट। ठीक है, यहाँ डिसीजन लो और उसको टेस्ट करो। देखिए, सारी अप्रोच को ध्यान में रखते हुए कौन सा ऑप्शन बेस्ट हमारी सिचुएशन को एड्रेस करता है उसका पता लगाइए। अगर मैं किसी को ये बताऊं, है ना, इफ आई टोल्ड समवन आई रिस्पेक्ट और टोल्ड अ टेलीविजन ऑडियंस, तो विच ऑप्शन आई हैव चूजन, व्हाट वुड दे से। कि अगर मैं मानो अपना, मैं किसी को बताऊं कि मैंने ये वाला ऑप्शन चूज करा, या मैं टीवी पे अपनी भाषण दे रही हूँ, बता रही हूँ कि भाई मैंने ये वाला ऑप्शन अपना चूज करा, तो जब मैं उनको बताऊंगी तो वो क्या कहेंगे। ठीक है ना, तो ये चीज आपको देखनी है यहाँ पे। और तीसरा और काफी डिटेल में समझने वाली बात है, एक्ट एंड रिफ्लेक्ट ऑन द आउटकम। मतलब कि कि हाउ कैन माई डिसीजन बी इम्प्लीमेंटेड विद द ग्रेटेस्ट केयर एंड अटेंशन टू द कंसर्न ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। किस तरह से मेरा डिसीजन इम्प्लीमेंट होगा बिल्कुल सही से सोच समझ के, और यहाँ पे जो भी दिक्कतें हैं सारे स्टेक होल्डर्स की, उन पे मैंने प्रॉपर ध्यान दिया है। ठीक है, अटेंशन टू द कंसर्न्स ऑफ द ऑल स्टेक होल्डर्स। और दूसरी बात कि हाउ डिड माई डिसीजन टर्न आउट एंड व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम दिस स्पेसिफिक सिचुएशन। ठीक है, सिंपल सी बात है यहाँ पे हो गई। तो अब यहाँ पे आप मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझोगे, अपनी सोच समझ के जो भी आप काम कर रहे हो उसको समझोगे। हालांकि देखिए, मैंने मॉरल लक और मैंने दोनों चीज़ों के बारे में बताया है, सब कुछ बता रखा है। मॉरल लक यहाँ पे प्रॉब्लम बन जाती है, और मॉरल लक क्या होती है मैंने अलग से बिल्कुल डिटेल से चीज़ों को बता रखा है। देखिए, ये जो प्रॉब्लम है इसको आप एक एग्जाम्पल से समझो, आपको मैं समझाती हूँ, है ना। बहुत सारे मॉरल लक के फिलोसफर्स जो हैं वो कहते हैं कि दैट अ ट्रैफिक एक्सीडेंट, इसको समझो क्या है। अब सपोज करो कि मैं इसको आपको फिर भी समझा देती हूँ, पुराना समझाया है कोई बात नहीं, एक नया एग्जाम्पल के तौर पे लेके आपको समझा देती हूँ। देखो बात क्या है, यहाँ पे दो तरह के लोग हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर ले लूँ ताकि आपको बढ़िया लगे। सपोज करो एक है ड्राइवर ए, हाँ इसको डिटेल से समझिएगा, लेक्चर भले लंबा हो लेकिन समझ में आना चाहिए। एक है ड्राइवर बी। अब इस चीज को समझिए, बहुत मजेदार है। ये सेम है, बिल्कुल सेम अलाइक, दोनों एक जैसे, कोई दिक्कत नहीं। अब ड्राइवर ए जो है वो रोड पे ड्राइव कर रहा था, और इसको मतलब ध्यान नहीं दे रहा था रोड पे, और चलते चलते यहाँ उसको रेड लाइट दिखी, और इसने देखा रेड लाइट से क्या हो रहा है, एक बच्चा क्रॉस कर रहा है। दोनों सेम स्पीड से आ रहे थे, ठीक है, स्पीड दोनों सेम स्पीड जाते हैं, और यहाँ पे बच्चा क्रॉस कर रहा है। अब क्या होता है, ड्राइवर ये ब्रेक लगाता है, ची ची, ठीक है ना, बहुत जल्दी में कराता है, पूरी कोशिश करता है कि यार ये बच्चा मेरी कार से ना लड़े, लेकिन ड्राइवर ये लड़ जाता है भड़ से इस बच्चे से, और ये बच्चा मर जाता है। ठीक है, बात खत्म हो गई। अब आ जाओ ड्राइवर बी पे, सेम वैसा ही है, हाँ ये भी रेड लाइट क्रॉस कर देता है बिना ध्यान दिए, बट कोई बच्चा यहाँ से क्रॉस कर ही नहीं रहा होता इसकी साइड पे। यहाँ पे तो बच्चा क्रॉस कर रहा था, लेकिन जब ये था तो कोई बच्चा यहाँ पे क्रॉस ही नहीं करता है। ठीक है, और इसे यहाँ पे चालान तो इसका कट जाता है, बट इसके ज्यादा कुछ नहीं होता। अब देखिए, अब किसी बंदे से आप खड़े होके पूछोगे कि आप बताओ किसने गलत करा, हाँ ए ने गलत करा कि बी ने गलत करा, तो यहाँ पे सामने वाला क्या कहेगा, अरे ए ने गलत करा, बताओ जरा, बच्चा मार दिया, हद खत्म है। बी का क्या हुआ, कुछ नहीं, खाली ट्रैफिक सिग्नल ही तो टूटा। बट अगर ये देखा जाए तो ए का करा गया काम से डेथ हो गई तो इसने आपने बुरा कहा, लेकिन बच्चा यहाँ पे नहीं था तो ये भाई बच गया, नहीं तो हो सकता है कि सेम तरह से ये भी निकला था, ये भी एक बच्चा मार देता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि एब्सोल्युटली कोई डिफरेंस दोनों में नहीं था, बट कुछ ऐसी चीजें हो गई जिसपे ना ए का कंट्रोल था ना बी का कंट्रोल था। समझ रहे हो, सिर्फ ए में ये दिक्कत थी कि ऐसी कोई चीज आ गई, ऐसा बच्चा आ गया जिसपे उसका कोई कंट्रोल ही नहीं था, और ऐसा बी के साथ नहीं हुआ। तो ऐसे जो एक्सटर्नल अनकंट्रोलेबल इवेंट्स होते हैं, है ना, तो इसकी वजह से क्या है कि बच्चा क्रॉस कर रहा है, ये लड़ गए, यहाँ पे कोई डिफरेंस आपको नहीं दिख रहा है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये कैसे हो गया भाई, यही प्रॉब्लम है मॉरल लक का। ये जो ड्राइवर बी है ये मॉरली लकी निकला, हाँ ये बच गया, और समाज से पूछोगे तो कहेंगे एक ही गलती है। ड्राइवर ए और बी को सेम तरह से ब्लेम करने की जरूरत थी, या प्रेज करने की सेम तरह से जरूरत थी, लेकिन
अब प्रॉब्लम कुछ बाहर की ऐसी आ गई, एक्सटर्नल सर्कमस्टेंस ऐसा आ गया जिससे डेथ हो गई और दूसरे की नहीं हुई। तो मॉरल लॉ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे आप अप्लाई करोगे ऐसे बेस्ड ऑन द इंटेंशन कि भाई हमारा कोई मन नहीं था कि हम किसी को मार देंगे, ठीक है, लेकिन मजबूरी है, मर गया तो मर गया, और ये एक्सटर्नल चीज की वजह से हुआ, कुछ पता तो था नहीं। तो आप इसको चीज को समझे क्या है मॉरली लकी चीज। अब यहाँ पे एक चीज और समझो, एक मैं आपको जैसे बताना चाहती हूँ, हालांकि मैंने जब पढ़ाया है पुराना वाला तो तब भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको डील करा है। एक बहुत अच्छी बात समझिएगा, एक जो है टर्म होता है जो हम इसमें क्या कहते हैं लॉ में एक टर्म होता है कि आप मॉरल लक का मतलब समझे। मॉरल लक थोड़ा सा और समझ लीजिए। मॉरल लक डिस्क्राइब करता है सर्कमस्टेंसेस को जहां पे मॉरल एजेंट इज असाइन टू ब्लेम morally blame or praise for an action of his consequence even if it is clear that said agent is not have full control over the either the action or the circumstances। अब यहाँ पे एक एग्जांपल और ले लीजिए। सपोज करिए कि यहाँ पे क्रिकेट मैच चल रहा है, हाँ, और यहाँ पे एक कार खड़ी है, ठीक है, या कार यहाँ से जा रही है, सपोज करिए कार जा रही है, इस लंदे ने बॉल कराई और इसने मारा बैट से और कार का शीशा फूट गया। अब ये चाहता तो था नहीं शीशा फोड़ना, लेकिन फूट गया। तो इसकी मम्मी आई, इसको मारा, कार ओनर ने इसको पीटा, और ये हो गया इसका जो बॉयलर है। हालांकि देखा जाए तो बॉल तो इससे भी जा सकती थी ना, लेकिन नहीं, इसी से गई, तो मतलब ये मॉरली लकी निकला और इसको ब्लेम करा जा रहा है अपने ऐसे एक्सटर्नल सर्कमस्टेंस के लिए। इतना समझे। तो जो टर्म है इसे इंट्रोड्यूस करा गया था दोस्तों, मॉरल लक का टर्म बर्नार्ड विलियम्स के द्वारा, है ना, एंड हैज बीन डेवलप्ड along with its significance to the Conhead moral theory, विलियम्स और थॉमस नेगल के द्वारा इन देयर रिस्पेक्टिव एसेज ऑन द सब्जेक्ट। अब एक चीज समझिएगा यहाँ पे, जैसे मैं बता रही थी, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो एक्टस रियस के बारे में आपको थोड़ा बताते हूँ। अब यहाँ पे समझिएगा सीन क्या है कि ये in the arena of law it is called as actus reus and mens reus। अब actus reus क्या होता है थोड़ा सा समझिएगा। action or conduct which is constituent element of a crime as supposed to the mental state of an accused। अब यहाँ पे देखिए, अभी थोड़ा समझिएगा, actus reus और एक दूसरा टर्म होता है जिसे कहते हैं mens reus, which means respectively the action and intention behind the action। इनका मतलब क्या हुआ कि आपने जो काम किया, मतलब आपने जो काम किया और आपकी सोच क्या थी, आपका इंटेंशन क्या था उस काम को करने के पीछे, इस पे डिपेंड करता है। इन द इवॉल्व्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस मोर स्ट्रेस इज गिवन टू द मेंस रिया, मेंस रियस कह रही हूँ, सॉरी, मेंस रिया, आई एम रियली सॉरी, आई टेक माय वर्ड्स बैक। मोर जो है स्ट्रेस इज गिवन ऑन द मेंस रिया even if the action reus has been devoid of what we had discussed in the concept of moral luck। अब यहाँ पे समझिएगा, देखिए होता क्या है सीन सिंपली कि आपने ऐसा सोचा कि भाई मेरे को, मतलब आपने सोचा कि ये बंदा जो है इसको मैं मार दूं, और आपके दिमाग में भी इंटेंशन में भी ये है कि मैं इसको मार दूं, और आपने मार भी दिया। समझ रहे हो, एक चीज तो ये हो गई, और दूसरा ये हो गया कि आप चाहते नहीं थे लेकिन सामने वाला मर गया। तो क्रिमिनल लॉ में ये जो मेंस रिया है ये एक मेंटल एलिमेंट है किसी इंसान के इंटेंशन का टू कमिट अ क्राइम और नॉलेज दैट वंस एक्शन कुड कॉज अ क्राइम टू बी कमिटेड। इट इज कंसिडर्ड अ नेसेसरी एलिमेंट ऑफ मैनी क्राइम। तो अब यहाँ पे देखो, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि आपके मेंस रिया का मतलब क्या होता है, आपका दिमाग जो है वो सोच रहा है कि क्रिमिनल काम करना है ना। जो मेंस रिया रिफर टू द स्टेट ऑफ माइंड स्टैटुटरी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू कन्विक्ट अ पर्टिकुलर डिफेंडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर क्राइम। तो ये हो गया सी, अभी क्लियर है। थॉट आपका मतलब मेंस रिया का मतलब होता है एक थॉट या आपका इंटेंशन कि आपको क्राइम करना है, अच्छे सोच समझ के आपने करा। तो तभी तो कह देते हैं ना कि भाई अगर मानो कि आपने किसी जानवर को मार दिया है और आपने सेल्फ डिफेंस में मारा है, आपके मन मतलब आपका इंटेंशन नहीं था उसको मारने का, तो आपको बचाया जा सकता है, आपको कोर्ट नहीं जो है वो दंड देगी। समझ रहे हो बात को। तो हमारे यहाँ ये चीज होती है। और एक्टस रियस का मतलब क्या है, द एक्ट ऑफ ओमिशन दैट कंप्राइज ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स ऑफ अ क्राइम एज रिक्वायर्ड बाय द स्टैट्यूट। इसमें क्या है कि ओनली वॉलंटरी अफर्मेटिव एक्ट या फेलियर टू एक्ट कॉजिंग अ क्रिमिनली प्रोक्यूर्ड रिजल्ट। ठीक है ना। अब आपने ऐसा तुरंत कर दिया और आपका जो है आपका इंटेंशन था नहीं कि ऐसा किसी को मानना है, ठीक है ना,
मतलब समझो, मेंस रिया के अंदर आपका इंटेंशन होता है कि आपको एक इलीगल काम करना है, गिल्टी माइंड से आप काम कर रहे हो, लेकिन एक्टस रियस मतलब गिल्टी एक्ट, आपसे गलती जरूर हो गई है लेकिन आपका सोच में आपको क्राइम करने का मन नहीं था। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई है, क्या है क्या नहीं है, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, लॉ में बात करें, तो हमारे यहाँ यही होता है कि सीधी सीधी बात क्या है कि भाई आपकी सोच ऐसी नहीं होनी चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं, हम एक चीज को लेके बहुत ज्यादा आपको समझाने लग रहे हैं, ये चीज बहुत दिक्कत दे देगी। अच्छा, मॉरल लक समझ गए थे, सब समझ गए थे। आइए मॉरल अथॉरिटी को थोड़ा समझ लीजिए। मॉरल लक मैंने समझा दिया आपको, मॉरल अथॉरिटी थोड़ा समझा देती हूँ। देखिए, मॉरल अथॉरिटी ऐसी अथॉरिटी है जो प्रिंसिपल्स पे, मतलब आसपास समझ लीजिए बेस्ड है, प्रिमाइज्ड है, या फंडामेंटल ट्रूथ पे, जो कि इंडिपेंडेंट है ऑफ रिटन या पॉजिटिव लॉस से। ऐसे देखिए, तो मॉरल अथॉरिटी इस चीज को जरूरी बनाती है कि जो एग्जिस्टेंस है, अडेरेंस है ट्रुथ की, सच्चाई होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सच कभी नहीं बदलता। मॉरल अथॉरिटी की अगर बात करें तो इसके जो सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ये इम्यूटेबल है, मतलब बदलेंगे नहीं, अनचेंजेबल है। हालांकि अगर इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस में इनको लगाया जाता है किसी एक एक व्यक्ति पे, तो दिखाता है मॉरल अथॉरिटी किसी भी कर्म को जो क्या कहते हैं, दैट मे वेरी ड्यू टू एग्जिजेंसीज ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब यहाँ पे देखिए, सारे जो प्रिंसिपल्स हैं ना, ये मेटाफिजिकल हो सकते हैं या रिलीजियस हो सकते हैं अपने नेचर में, और इन्हें माना जाता है नॉर्मेटिव फॉर बिहेवियर। चाहे ये या मतलब चाहे ये हो या ना हो, किसी लॉज में लिखे हो, किसी कानून में लिखा हो ना लिखा हो, लेकिन आप उन कर्मों को कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि कुछ ऐसे भी कर्म हो जो कम्युनिटी ना मानती हो, कम्युनिटी जिन कर्मों को इग्नोर करती हो, लेकिन आप कर रहे हो क्योंकि वो आपको लगता है कि वो सच्ची चीजें हैं, वो सही चीजें हैं। ठीक है ना? तो इसलिए आप यहाँ मॉरल अथॉरिटी को अगर समझोगे तो आपकी अंतरात्मा पे, अपनी आपकी कंसाइंस पे वो डिपेंड करता है, और आप उस कंसाइंस के हिसाब से फ्री हो काम करने के लिए, टू और अगेंस्ट द डिक्टेट्स। जरूरी नहीं है समाज किसी चीज को कह रहा हो तो एक अलग की बात है, क्या उसके लिए लेके कोई लॉ आया हो अलग की बात है, लेकिन आपकी अंतरात्मा क्या कहती है, आपको क्या सही लगता है, आपको क्या सच्चा लगता है, आप उस बेसिस पे काम करते हो। और ना जाने कितने सारे रिवोल्यूशनरी इस पे काम करा है और समाज को बदला भी है। ठीक है ना? तो moral authority as thus also been defined as the fundamental assumptions that guide our perceptions of the world. क्लियर? आइए अब थोड़ा सा लास्ट और समझ लेते हैं, लेक्चर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया है मैंने, मुझे ऐसा लगता है। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ लेते हैं दोस्तों। देखिए, फिलॉसफी के अंदर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये एक स्टेटस है मोरालिटी का, जिस डिजर्विंग, जो डिजर्व करता है प्रेज को, ब्लेम को, रिवॉल्ड को, या फिर पनिशमेंट को फॉर एन एक्ट या कोई फेलियर टू एक्ट, ओमिशन कह लीजिए। तो एक इंसान के मॉरल ऑब्लिगेशन के हिसाब से उसने जो भी करा, जो भी उसने एक्शन लिया, जो भी करा, उससे उसको क्या मिल रहा है, मतलब उसको अंत में क्या मिल रहा है कि भाई प्रेज, ब्लेम, रिवॉर्ड, पनिशमेंट मिल रही है उसके द्वारा करे गए कर्म को या नहीं। तो डिसाइड करना क्या मॉरल ऑब्लिगेटरी में आएगा, यही प्रिंसिपल कंसर्न होता है एथिक्स का दोस्तों। अब फिलोसफर्स कहते हैं, उन लोगों को कहते हैं हु हैव मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एन एक्शन एज मॉरल एजेंट्स। ठीक है ना? तो उन लोगों को मॉरल एजेंट्स कहा जाता है, जो व्यक्ति की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके द्वारा करे गए कर्मों में एजेंट्स के पास कैपेबिलिटी होती है अपनी सिचुएशन को दिखाने की, अपने इंटेंशंस को दिखाने की, कि किस तरह से, है ना, हाउ दे विल एक्ट, किस तरह से वो काम करेंगे, और उसके बाद अपने कर्म को करेंगे। ठीक है? अच्छा, जो ये फ्री विल वाला कॉन्सेप्ट है ना, कि ये मेरी इच्छा है, मैं चाहे जो करूं, चाहे वो जो करूं मेरी इच्छी मैं सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, चाहे मैं ये करूं चाहे मैं वो करूं मेरी मर्जी। तो ये जो फ्री विल वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा बनता है, इंपॉर्टेंट इशू बनता है डिबेट में, कि क्या एक इंडिविजुअल, क्या एक व्यक्ति ये मॉरली रिस्पॉन्सिबल है अपने द्वारा किए गए कर्मों के लिए, एक्शंस के लिए, एंड अगर है तो किस सेंस में है भाई, है ना? और इनकम्पैटिबिलिस्ट रिगार्ड डिटर्मिनेशंस एज एट ऑड्स विद फ्री विल, जहां पे कैपेबिलिस्ट थिंक द टू कैन को एग्जिस्ट। अभी मैं थोड़ा सा और समझाती हूँ, तो किताबी लैंग्वेज हो गई। देखो भाई, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात जरूरी ये नहीं है कि लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये बिल्कुल बराबर बैठे।
एक इंसान हो सकता है कि लीगली रिस्पॉन्सिबल हो सकता है वो किसी ऐसे काम के लिए जब एक लीगल सिस्टम जो है वो लाइबल है टू पेनलाइज दैट पर्सन फॉर दैट इवेंट। फिर समझिए, अ पर्सन इज लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर एन इवेंट when a legal system is liable to penalize that person for that event। हालांकि it may often be a case that when a person is morally responsible for an act that are legally responsible for it, तो दोनों ही हमेशा जरूरी नहीं है कि कोइंसाइड करें, लेकिन ये बात आप समझ रहे हैं। हो सकता है बात सही हो, लॉ कुछ और कहता हो सकता है लॉ के हिसाब से करा लेकिन कुछ और हुआ, मॉरली आप गलत हुए, तो ये जरूरी नहीं है हमेशा कहें। अच्छा, एक अब टॉपिक ना व्हेन टू ऑफ योर को वर्कर्स आर फाइटिंग का आता है, बट हम इसको करेंगे बाद में। फिलहाल ये आ गया टर्म मॉरल लक किसने इंट्रोड्यूस करा, मैंने ये सब बता दिया। तो आप मुझे बताइएगा अपना कमेंट बॉक्स में ज़रा आंसर ज़रा दीजिएगा कि हु इंट्रोड्यूस द टर्म मॉरल लक। और मैंने अभी आपको पढ़ाया है ऑगस्टीन, थॉमस एक्विनस, बर्नार्ड विलियम्स और डेविड ह्यूम। तो आप मुझे यहाँ कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी लेसन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और हम आगे इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरे चैनल काम में मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। लेक्चर्स का आनंद आप फेसबुक पे उठा सकते हैं, इंस्टा और टेली आप जाइए ज्वाइन करिए आराम से, बहुत ही अमेजिंग है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।